हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक मजेदार मिस्ट्री हॉरर मूवी लेकर आई हूँ, जहाँ पे एक तूफानी रात में कुछ लोग एक कैसल में कैद हो जाते हैं, जिसके बाद उस कैसल में एक एक करके मर्डर होने लगते हैं। अब कातिल कौन है, इंसान या कोई और चीज, और इस केस को सॉल्व करने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, ये इसी मूवी में हम देखेंगे। अ हॉन्टिंग इन वेनिस मूवी की कहानी 1947 में वेनिस शहर में होती है, जहाँ पे हम मशहूर डिटेक्टिव हरक्यूलिस को देखते हैं। लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी काफी सारे लोग उनके घर के बाहर लाइन में खड़े होते हैं ताकि हरक्यूलिस उनके केस को सॉल्व कर सके। और इसी वजह से हरक्यूलिस ने एक बॉडीगार्ड रखा होता है, जिसका नाम था वेटल, जो कि खुद एक एक्स पुलिस ऑफिसर रह चुका है। अब एक दिन हैलोवीन वाला दिन आता है और हरक्यूलिस अपने घर के बाहर पड़ते हैं गरम गरम अदरक की चाय लेने के लिए। लेकिन तभी भी वहाँ पे सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं अपने अपने केसेस सॉल्व करवाने के लिए। लेकिन वेताल आकर उन सबको भगा देता है। इन्हीं लोगों में हम ऐसे भी एक आदमी को देखते हैं जो हरक्यूलिस के पास अपने परिवार में होने वाले अलग अलग मौत और उनकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आया था, लेकिन वेताल उसे भी आकर भगा देता है। अब उसी दिन वेताल हरक्यूलिस को एक एप्पल लेकर देते हुए कहता है कि आपसे मिलने के लिए एक लेडी आई है। अब ये एप्पल एक निशानी होती है कि हरक्यूलिस की कोई खास दोस्त आई है। ये एप्पल देने वाली रहती है एड्रीन नाम की एक लेडी, जो उनकी पुरानी दोस्त है, जो कि खुद एक मशहूर मिस्ट्री नॉवेल राइटर रह चुकी है। यहाँ आती है और हरक्यूलिस को बताती है आज रात को एक कैसल में सियोंस होने वाला है, जहाँ पर एक तरह का रिचुअल होने वाला है, जिसमें हम आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। जिसके बाद एड्रीन हरक्यूलिस को बाहर लेकर जाती है, जहाँ पे वो हरक्यूलिस को जॉयस नाम के एक लेडी से मिलवाती है, जो कि सियोंस में जाकर वहाँ के रिचुअल करने वाली है। यानी कि ये लोग जॉयस के जरिए आत्माओं से बात कर सकते हैं। एड्रियन आगे हरक्यूलिस से कहती है, एक दिन मैं जॉयस के इसी रिचुअल में गई थी, जहाँ जॉयस आत्माओं से बात कर रही थी। मुझे लगता है जॉयस कुछ ट्रिक्स कर रही है, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप आज होने वाले उस रिचुअल में जॉयस जो भी ट्रिक कर रही है उसका पर्दाफाश करे। अब ये सुनने के बाद हरक्यूलिस पहले तो जॉयस की पूरी हिस्ट्री निकालता है। वो वाकई में एक मशहूर औरत होती है जो आत्माओं से बात कर सकती थी, लेकिन लॉजिक के इस दुनिया में हरक्यूलिस आत्माओं के ऊपर भरोसा नहीं करता था, और इसीलिए आज रात के वो रिचुअल में जाने के लिए मान जाता है। आज का ये रिचुअल रोवेना नाम के एक ओपेरा सिंगर के घर होने वाला है। अब रात में हरक्यूलिस वेताल के साथ रोवेना के घर पे आते हैं, जहाँ पे एक हैलोवीन की पार्टी रखी होती है। इधर खाना पीना होने के बाद एक स्टोरी टाइम शुरू होता है, जहाँ पे इस कैसल की कहानी बताई जाती है। वो कहते हैं कि आज से 300 साल पहले ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जहाँ पे अनाथ बच्चे डॉक्टर्स और नर्सेस रहा करते थे। लेकिन एक दिन यूरोप में प्लेग फैल गया, जिसके चलते काफी सारे बच्चे भी बीमार थे। अब उसी बीमारी के कारण डॉक्टर्स और नर्सेस इन बच्चों को उसी ऑर्फनेज में बंद करके यहाँ से चले गए। वही ये सारे ऑर्फनेज बच्चे आगे चलकर मारे गए, और तब से इन बच्चों की आत्मा इसी घर में भटक रही है, जिन्हें डॉक्टर और नर्सेस से काफी ज्यादा नफरत है। ये कहानी सुनने के बाद बच्चे बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही मजा आता है। अब इसी बीच में पार्टी में एड्रियाना हरक्यूलिस को बताती है कि 1 साल पहले रोवेना की बेटी एलिशिया की मौत घर के बालकनी से गुजरने से हुई थी, और लोग मानते हैं कि एलिशिया को इसी बच्चों की आत्मा ने गिराकर मारा है। जिसके बाद फिर हम पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों को देखते हैं, जैसे कि ओल्गा, जो कि घर की नौकर होती है। वही लियोपोल्ड नाम का एक बच्चा, जो कि अपने पिता यानी डॉक्टर लेज़ली के साथ इसी घर में रहता है। वही डॉक्टर लेज़ली और रोवेना एक दूसरे से प्यार करते हैं, और साथ ही वो इनके घर का फैमिली डॉक्टर भी है। इसी बीच में हरक्यूलिस की मुलाकात रोवेना से होती है। रोवेना इस कैसल की मालकिन है। रोवेना हरक्यूलिस से कहती है, आज मैं जो रिचुअल करने वाली हूँ वो अपनी बेटी एलिशिया से बात करने के लिए ही करना चाहती हूँ। आई होप आप भी तब तक रुको। इसी दरम्यान वहाँ पर जॉयस अपने असिस्टेंट डेसमोंड के साथ पहुँच जाती है। जॉयस वही है जो आज रिचुअल करने वाली है। अब रिचुअल का समय आता है। जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ जॉयस रोवेना से मिलकर कहती है कि आज जो हम रिचुअल करने वाले हैं वो हमें एलिशिया के कमरे में करना होगा, जो 3rd फ्लोर पर है। ये सुनकर रोवेना थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जॉयस यहाँ पहले कभी भी नहीं आई थी,
और एलिशिया का कमरा 3rd फ्लोर पे है, ये उसे कैसे पता। लेकिन जॉयस आगे कहती है कि मुझे इस घर में काफी सारे आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही है। तभी वहाँ पे हरक्यूलिस आके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी सारे क्राइम सॉल्व किए हैं। अगर कोई इविल है भी तो वो हमेशा इंसान ही होता है और इसीलिए मैं भगवान और आत्मा पर विश्वास नहीं रखता। लेकिन तभी वहाँ पर एक झूमर टूटकर गिर जाता है, जिसके कारण सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। वही अब सबको लगने लगता है कि झूमर को बच्चों की ही आत्मा ने गिराया है। लेकिन हरक्यूलिस को लगता है कि झूमर कमजोर हो चुका है। ये पूरा घर करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और सीलिंग की वजह से गिरा होगा। वहीं कुछ देर के बाद हरक्यूलिस ओल्गा के साथ एलिशिया के कमरे में जाता है, जहाँ पे ओल्गा हरक्यूलिस को बताती है कि एलिशिया मैक्सिम नाम के एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन फिर मैक्सिम ने एलिशिया को एक अमीर लड़की के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद एलिशिया का दिल टूट गया था और वो कमजोर होते गई। जिसके बाद एलिशिया को घर में बच्चों की आत्माएं भी दिखने लगी थी, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ही परेशान हो चुकी थी और इसीलिए एक दिन आत्माओं ने एलिशिया को मार के उसके शरीर पर एक निशान देकर उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। ये बात हरक्यूलिस को हजम नहीं होती, मगर तभी वहाँ पे जॉयस भी आ जाती है और वह एलिशिया के एक टॉय को उठाकर उसका नाम बताती है कि ये बाबा द रैबिट है, जो सुनकर रोवेना भी हैरान हो जाती है क्योंकि सच में उस टॉय का नाम यही था। अब इसी दरम्यान वहाँ पे मैक्सिम भी आ जाता है, यानी एलिशिया का एक्स, जिसे देखकर रोवेना काफी गुस्सा होती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैक्सिम कहता है मुझे किसी ने आज के पार्टी का इनवाइट दिया था। खैर अब रात भी हो रही थी ज्यादा, इसलिए ये लोग रिचुअल शुरू करते हैं। इस रिचुअल के लिए जॉयस, हरक्यूलिस इनका बॉडीगार्ड वेताल, एड्रियन, रोवेना, ओल्गा, मैक्सिम, डॉक्टर लेस्ली, लियोपोल्ड और डेस्मोंड शामिल होते हैं। अब सियोन्स के लिए जॉयस एक टाइपराइटर का इस्तेमाल कर रही होती है। वो टाइपराइटर के जरिए एलिशिया के आत्मा को बुला रही होती है। अब प्रेयर वगैरह होने के बाद वो आत्मा के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी टाइपराइटर अचानक चलने लगता है और उस पर लेटर ए टाइप होता है, जिसका मतलब यही था कि एलिशिया की आत्मा वहाँ आ चुकी है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। लेकिन तभी हरक्यूलिस की नजर जमीन पर पड़े पैरों के निशान और कमरे के दरवाजे के लॉक पर बने हुए स्क्रैचेस पर पड़ती है और वह जाकर निकोलस नाम के एक आदमी को चिमनी से बाहर निकालता है, जो कि जॉयस का ही दूसरा असिस्टेंट है। अब निकोलस एक मैग्नेटिक रिमोट की मदद से टाइपराइटर को चला रहा था, यानी कि हरक्यूलिस ने जॉयस का पर्दा फाश कर दिया होता है कि ये ट्रिक कर रही है, कोई असल में आत्मा नहीं है। लेकिन इसी बीच में कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और तभी अचानक से एलिशिया की आत्मा आकर जॉयस के शरीर को पजेस कर देती है। इसके बाद जॉयस एलिशिया की आवाज में सबसे कहती है कि मेरा मर्डर हुआ था और मैं बालकनी से गिर के नहीं मरी थी, किसी ने मुझे मारा था। माहौल पूरा गर्म होते जा रहा था, सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि बाबा द रैबिट जो टॉय होता है वो अचानक से कमरे से कहीं गायब हो चुका था और इसीलिए ये सब कुछ देखने के बाद सभी लोगों को वापस लगने लगता है कि इन्होंने सच में एलिशिया की आत्मा से बात की है। लेकिन इधर हरक्यूलिस को अभी भी लग रहा था कि जॉयस सिर्फ नाटक कर रही थी। अब उसके कहने पर जॉयस हरक्यूलिस को अपना मास्क, कोट और सामान देती है, जिसे पहनकर हरक्यूलिस फिर पूरे घर छानबीन करने लगता है। यहाँ पे एक जगह उन्हें पानी में कुछ एप्पल रखे हुए मिलते हैं, मगर इसी बीच में पीछे से कोई आकर हरक्यूलिस को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, जिससे हरक्यूलिस लगभग मारे जाते हैं। इसके तुरंत ही बाद वहाँ वेटाल आकर हरक्यूलिस को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच में उन्हें जॉयस की चीखने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम देखते हैं जॉयस तीसरे मंजिल से गिरते हुए एक स्टेचू पर गिर के मारी गई थी। अब ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान और डरने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी हरक्यूलिस को भी मारने की कोशिश की थी और अब जॉयस भी मर चुकी है। अब सभी लोग डर गए थे। इन लोगों को जल्दी से जल्दी कासल से निकलना था, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा तूफान था और जो बोट टैक्सीज होती है उनकी सर्विस भी बंद हो चुकी थी, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। सभी लोग अब अलग अलग कमरे में थोड़ा आराम करने जाते हैं। इसी बीच में एंड्रीना हरक्यूलिस को पीने के लिए शहद वाली चाय देती है, जिसके बाद हरक्यूलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले रोवेना से जाकर पूछता है कि जॉयस के मौत के समय तुम कहाँ थी। तो रोवेना कहती है मैं ओल्गा के साथ म्यूजिक रूम में थी
अब बातें करते करते रोवेना इन दोनों को सबसे ऊपर लेकर जाती है छत पर, जहाँ पर वो बताती है कि मैंने मधुमक्खियों की मदद से वाइल्ड फ्लावर हनी की खेती किया करती थी। ये गार्डन बहुत ही खिला खिला होता था, काफी अच्छा था। पर अलीशा के मौत के बाद मैंने इन बीज का ख्याल रखना ही छोड़ दिया, जिसके कारण सारे बीज मारे गए और तब से ये गार्डन उजड़ गया है। अब इसके बाद हरकुलिस जाकर ओल्गा से पूछताछ करता है, लेकिन तभी हरकुलिस को वहाँ कमरे के दीवार से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है, जिससे दीवार पर एम ये लेटर बन गया होता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगता है। वही इसके बाद हरकुलिस डॉक्टर लेज़ली यानी कि रोवेना के बॉयफ्रेंड से जाकर मिलता है, जो कि जोइस की लाश का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में हमें डॉक्टर लेज़ली के अतीत के बारे में पता चलता है कि पहले वह दूसरे महायुद्ध में एज अ डॉक्टर का काम किया करते थे, पर एक दिन उनकी गलती के कारण 2 सोल्जर्स की मौत हो गई थी, जिसके वजह से डॉक्टर लेज़ली डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी और शहर में आकर रहने लगे थे और यहाँ पर अलीशा का इलाज किया करते थे। अब डॉक्टर ये बात बता ही रहे थे कि तभी हरकुलिस को कुछ अजीब सा लगने लगता है और इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, पर तभी उन्हें मिरर में अलीशा की आत्मा दिखाई देती है। मगर जब वो पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, पर तभी नल अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसे बंद करने के बाद हरकुलिस बाहर निकल आते हैं। अब इसके बाद हरकुलिस निकोलस और डेस्मोंड के पास जाकर उनसे पूछताछ करते हैं, जो जॉयस के असिस्टेंट थे। अब वो लोग हरकुलिस से कहते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं और हम सिर्फ पैसों के लिए ही जॉयस के साथ काम करते थे, ताकि हम दोनों भी एक दिन यूएस के मिजूरी जगह पर जा सके। पर जॉयस हमें जाने नहीं दे रही थी, वो हमसे जबरदस्ती काम करवाया करती थी। लेकिन ये सुनने के बाद हरकुलिस इन दोनों पर ही जॉयस के खून का आरोप लगाता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद डेस्मोंड वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ओल्गा आकर उसे गिराकर रोक देती है, जिसके बाद डेस्मोंड और निकोलस को बांध दिया जाता है। मगर इसी बीच हरकुलिस वहाँ से किसी को भागते हुए देखता है, जिसका पीछा करते हुए हरकुलिस को एक छोटी लड़की मिलती है। पर तभी वहाँ पे एड्रियाना आ जाती है और वो हरकुलिस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही हरकुलिस पलट कर देखता है, वो लड़की तब तक गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें घर के बेसमेंट में एक आवाज सुनाई देती है। दोनों भी उसी तरफ जाने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे बाबा द रैबिट रखा मिलता है, जो कि रिचुअल के दौरान गायब हो चुका था। इसी बीच हरकुलिस को एक कंकाल भी मिलता है, जिसमें से कई सारी मधुमक्खियां बाहर निकलती है। तो यहाँ ऊपर दूसरी जगह पे मैगजीन और लेज़ली के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर जो छोटा लियोपोल्ड होता है वो आकर डॉक्टर लेज़ली को रोक देता है। फिर वो अपने पिता को यानी डॉक्टर लेज़ली को म्यूजिक रूम में लेकर आता है और उन्हें दवाई देता है। इसके बाद हरकुलिस डॉक्टर लेज़ली को म्यूजिक रूम में बंद करके कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं। दरअसल डॉक्टर लेज़ली की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, इसीलिए उन्हें वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। अब अगले सीन में हरकुलिस जाकर मैगजीन से पूछताछ करता है। मैगजीन हरकुलिस से कहता है कि मेरा और अलीशा का जब रिलेशन चल रहा था, तब रोवेना हमारे रिलेशन के खिलाफ थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। इस चीज को रोवेना बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए रोवेना ये जगह छोड़कर तुर्की चली गई थी। लेकिन अलीशा अपने माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भी उन्हें ढूंढते हुए तुर्की चली गई। लेकिन ये देखकर मुझे समझ आ गया था कि अलीशा के लिए मुझसे ज्यादा अपनी माँ यानी रोवेना जरूरी थी और इसीलिए मैंने अलीशा को छोड़ दिया। हरकुलिस फिर मैगजीन का इनविटेशन कार्ड देखता है, जिसमें उन्हें एप्पल ये शब्द लिखा हुआ मिलता है, जो देखकर हरकुलिस को समझ आता है कि मैगजीन को एंड्रिया ने ही इनवाइट किया था। जिसके बाद हरकुलिस अपने बॉडीगार्ड यानी वेटाल और एंड्रिया से पूछताछ करता है और उससे पूछताछ करने के बाद हरकुलिस सबको सामने बुलाता है और यहाँ पे पूरा क्लाइमैक्स रिवील होने लगता है। यहाँ हरकुलिस कहते हैं कि असल में उनका बॉडीगार्ड यानी वेताल, एंड्रियाना और जॉयस ये तीनों भी आपस में मिले हुए हैं। दरअसल जब वेताल पुलिस ऑफिसर था, तब उसी के पास अलीशा के खून का केस आया था और इसीलिए वेताल के पास इस केस की जुड़ी हुई सारी नॉलेज थी, जिसे उसने जाकर एंड्रियाना को बता दिया था ताकि वो अपने नॉवेल के ऊपर काम कर सके। इसके बाद एंड्रियाना ये जानकारी जाकर जोइस को बताती है और इसीलिए जोइस को शुरुआत से ही अलीशा से जुड़ी हुई सारी बातें पता थी कि वो तीसरी मंजिल पे रहती है, उसका एक फेवरेट टॉय भी है और यही वजह होती है जोइस इस रिचुअल के वक्त अलीशा की आवाज भी निकाल पा रही थी।
और वो एड्रियाना ही थी जिसने सियोन्स के वक्त खिड़की खोली थी और उसी ने बाबा द रैबिट टॉय को भी गायब करके बेसमेंट में रखा था। वही ये सब एड्रियाना इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसके पिछले 3 नॉवेल फ्लॉप हो गए थे और इसीलिए एड्रियाना दरअसल हरक्यूलिस पर अपनी नई नॉवेल लिखना चाहती थी कि कैसे हरक्यूलिस जैसे डिटेक्टिव जिन्हें आत्माओं पर विश्वास नहीं था उन्हें भी इन सब पर विश्वास होने लगा और इसीलिए एड्रियाना ने वेताल के जरिए हरक्यूलिस को इस रिचुअल में बुलाया। उसे पता था कि जैसे ही ये आत्माओं वाली बात हरक्यूलिस को पता चलेगी तब वो खुद ब खुद यहाँ पे आना चाहेंगे, लेकिन जितना बेवकूफ उसने हरक्यूलिस को समझा था उतने वो थे नहीं। इधर हरक्यूलिस फिर एड्रियाना से पूछते हैं कि क्या तुमने अलिशिया को मारा था, तो एड्रियाना साफ मना कर देती है। इनके बातचीत के दरमियान डेस्मोना वहाँ आकर उन्हें डॉक्टर लेस्ली के कमरे में लेकर जाती है जिन्हें किसी ने मार दिया होता है, जो देखकर हरक्यूलिस को एड्रियाना पर शक आता है। दरअसल उस कमरे की चाबी हरक्यूलिस के पास ही थी और कमरा बाहर से बंद था, तो उन्हें किसी ने कैसे मारा होगा। जिसके बाद सभी उस कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच हरक्यूलिस की नजर एलिशिया के बचपन के एक तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखकर हरक्यूलिस को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसको उन्होंने भागते हुए देखा था। अब ये देखने के बाद हरक्यूलिस फिर एलिशिया के कमरे में जाते हैं जहाँ पे उन्हें बेड के नीचे मैगजीम की एक फटी हुई तस्वीर दिखाई देती है जो रोआना ने गार्डन में खींची थी। लेकिन इसी तस्वीर में उन्हें मैगजीम के पीछे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जो देखकर हरक्यूलिस को अब पता चलता है कि अलिशिया का असली खूनी कौन है। जिसके बाद फिर हरक्यूलिस सभी को एक जगह पर बुलाते हैं जहाँ पे वो रिवील करते हैं कि एलिशिया, जॉयस और डॉक्टर लेस्ली को खुद रोएना ने ही मारा है। ये सुन के सभी हैरान होते हैं, खुद रोएना भी। और हरक्यूलिस फिर अपनी थ्योरी रखते हैं। सबसे पहले रोएना ने अपने गार्डन में एक खास तरह के वाइल्ड फ्लावर्स उगाए थे जिसे वो तुर्की से लेकर आई थी, जिसका शहद बहुत ही जहरीला होता है और यही हनी रोएना बीज की मदद से निकालकर रोज अलिशिया के चाय में थोड़ा थोड़ा मिलाया करती थी, जिसके कारण अलिशिया को हेलुसिनेशन होने लगे। दिमागी तौर से वो कमजोर होने लगी और वो उन बच्चों की आत्माओं को हेलुसिनेट करने लगी थी। ये सब रोएना ने इसीलिए किया था ताकि वो अलिशिया को हमेशा अपने पास रखे। दरअसल रोएना अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस मैगजीन से हो, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा शहद मिलाया करती थी, जिसके चलते एलिशिया की हालत खराब होने लगी और वो अपने माँ के साथ लौट आई थी। लेकिन ये बात सिर्फ रोएना को ही पता थी। एक रात रोएना घर पर नहीं थी और ओल्गा अलिशिया के लिए चाय बनाती है, लेकिन इस समय ओल्गा ने गलती से बहुत सारा शहद मिला दिया था, लेकिन ओरिजिनली ये शहद जहरीला था और इसी के ओवरडोज के कारण एलिशिया की मौत हो गई। और जब रोएना को ये सब पता चला तब पुलिस से बचने के लिए उसने एलिशिया के शरीर पर घाव देकर उसकी लाश को बालकनी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद रोएना ने सभी को आत्माओं की कहानी सुनाकर इन सब पर पर्दा डाल दिया और आज गलती से एड्रियाना ने मुझे यही शहद वाली चाय मिला दी थी, यही शहद वाली चाय दे दी थी, जिसके कारण मुझे भी हेलुसिनेशन होने लगे। अब हरक्यूलिस आगे कहते हैं, किसी को रोएना की सच्चाई के बारे में पता चल गया, पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा था और इसीलिए रोएना का पहला शक डॉक्टर लेस्ली पर गया। लेकिन फिर एक दिन रोएना को जॉयस का लेटर मिला जिसमें जॉयस ने अलिशिया के केस से जुड़े काफी सारी चीजें लिखी थी, जो देखकर रोएना को लगा कि जॉयस भी उसकी एक ब्लैकमेलर है और इसीलिए इन दोनों को मारने के लिए रोएना ने ये रिचुअल रखा। लेकिन क्योंकि मैंने जॉयस का मास्क और कोट पहन रखा था, इसीलिए रोएना मुझको ही जॉयस समझकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, पर मैं बच गया। मगर फिर बाद में रोएना जॉयस को बालकनी से गिराकर मार देती है। जिसके बाद रोएना डॉक्टर लेस्ली को कॉल करके धमकी देती है कि अगर उन्होंने खुद को नहीं मारा तो वो उनके छोटे बेटे लियोपोल्ड को मार देगी और इसीलिए मजबूरी में डॉक्टर ने खुद की जान ले ली। अब रोएना का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए टेरेस पर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे फिर हरक्यूलिस भी आते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, रोएना के पीछे अलिशिया की असली वाली आत्मा को देखते हैं जो कि रोएना को खींचकर अपने साथ गिरा देती है, जिससे रोएना गिरकर मारी जाती है और तभी अलिशिया का बदला भी पूरा हो गया था। अब फाइनली ये केस सॉल्व हो गया था। वही फिर अगली सुबह हो जाती है जहाँ पे छोटा लियोपोल्ड हरक्यूलिस से कहता है, मेरे पिता अलिशिया के बीमारी के सिम्टम्स को लिखा करते थे, जिन्हें पढ़कर मुझे समझ आ गया
गया था कि रोएना असल में अलीशिया को जहर दे रही थी और इसीलिए मैंने ही रोएना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था ताकि उन पैसों से मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। यानी दूसरा ब्लैकमेलर छोटा लियोपोल्ड होता है, पर हरक्यूलिस को पता होता है कि लियोपोल्ड ने ये सब कुछ अपने पिता के लिए किया था और इसीलिए वो लियोपोल्ड को जाने देते हैं। इधर लियोपोल्ड के पास काफी पैसे भी बचे हुए थे जिसका इस्तेमाल करके वो ओल्गा, डेस्मोंड और निकोलस के साथ मिजूरी जाने का फैसला करता है। जिसके बाद हरक्यूलिस जाकर उस आदमी से मिलते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में हरक्यूलिस के पास अपना केस लेकर आया था। वो अब उस आदमी का केस भी ले लेते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको ये मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।